आज का हमारा टॉपिक है धातु व अधातु के भौतिक गुणधर्म को लेकर। पिछले वीडियो में हमने इसके काफ़ी गुणधर्म पढ़े थे और नेक्स्ट एक गुणधर्म है वो है छठा गुणधर्म ध्वनिक गुण। ध्वनिक गुण धातु व अधातुओं की अगर बात करें तो एक प्रकार से ऐसा गुण है जिसके अंतर्गत हम ये कहेंगे कि जिसके अंदर रिंगिंग साउंड उत्पन्न होता है, अर्थात वह गुण जिसमें रिंगिंग साउंड उत्पन्न करने की क्षमता होती है। रिंगिंग साउंड यानी जिसको अपन कह सकते हैं एक गायन ध्वनि उत्पन्न करता है। गायन ध्वनि उत्पन्न करता है, उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन कहेंगे ध्वनिक गुण, जिसको रिंगिंग साउंड कहेंगे। यह विशेष रूप से देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि धातु जो है वो इस प्रकार का गुण उत्पन्न करते हैं, परंतु अधातुओं में जो है वो इस प्रकार का गुण जो होता है वो नहीं पाया जाता। इस प्रकार का गुण जो होता है वो नहीं पाया जाता है इनमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं धातु व अधातु। धातु व अधातु के रासायनिक गुणधर्म। धातु व अधातु के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहला इसका गुण है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। दूसरा गुण है जल के साथ क्रिया। तीसरा गुण है अम्लों के साथ अभिक्रिया। चौथा है क्षारों के साथ। और पांचवा आता है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा आता है विस्थापन अभिक्रिया। इन टॉपिकों पर अपन चर्चा करेंगे। धातु व अधातुओं की सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन करेंगे, इसके बाद में जल के साथ अभिक्रिया पर, फिर अम्लों के साथ अभिक्रिया पर, फिर क्षारों के साथ अभिक्रिया, और नेक्स्ट है विस्थापन के साथ या विस्थापन अभिक्रिया जिसको अपन कहेंगे। इन अभिक्रियाओं में हम रासायनिक समीकरण के जरिए, रासायनिक समीकरण के आधार पर जो है धातु व अधातुओं में अंतर देखेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु व अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु व अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। धातु की ऑक्सीजन के साथ होने वाली अभिक्रिया,
और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ होने वाली अभिक्रिया। आपको बता दूं, जितने भी धातु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ध्यान दें, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। आपको बता दूं, इस क्षारीय प्रकृति के बारे में अगर हमें अवलोकन करना है तो इसके लिए हम जो लिटमस पेपर का प्रयोग करेंगे, लिटमस पेपर का प्रयोग करेंगे। ये लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर है जो किसी भी विलयन की अम्लीयता, उसकी क्षारीयता, वो उसके उदासीन होने के बारे में पता करता है, उसका आकलन करता है। इसके आधार पर हम दो प्रकार के आपको बता दूं, एक तो होता है नीला लिटमस पेपर, नीला पेपर, और दूसरा होता है लाल लिटमस पेपर। नीला लिटमस पेपर जो होता है, अगर उसको विलयन में, किसी भी विलयन में अगर डालते हैं तो ऐसी स्थिति में वो अगर लाल हो जाता है तो विलयन कैसा है? अम्लीय। और अगर लाल लिटमस पेपर को हम डालते हैं और वो नीला हो जाता है तो विलयन कैसा है? क्षारीय। इस प्रकार जो है हम लिटमस पेपर के आधार पर किसी भी विलयन की अम्लीयता और उसकी क्षारीयता का निर्धारण कर सकते हैं। इसके ऊपर अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। आपको बता दूं, शुद्ध लोहा या किसी लोहे की बनी वस्तु जब वायु के संपर्क में आती है तो वायुमंडलीय नमी की उपस्थिति में उस लोहे पर जंग लग जाता है, यानी ऑक्सीजन लोहे के साथ क्रिया कर लेता है और इस तरीके से लोहे पर जंग लगता है। जैसे आप देख लें, ये Fe ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वायुमंडलीय नमी यानी H2O की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, और यह अभिक्रिया जैसे ही होगी तो इस तरीके से एक फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, जिसको अपन बोलते हैं लोह जंग, लोह जंग के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। आपको बता दूं, ये जो लोह जंग होता है इसकी प्रकृति कैसी है? चूंकि धात्विक ऑक्साइड है, ठीक है ना। अब इस अभिक्रिया को पहले अपन संतुलित करेंगे, देख ले। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है ना। इसको संतुलित करते देखो, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ आयरन कितने हैं? 1 है, यहाँ 2 है। यहाँ अगर अपन 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ क्या करेंगे, अपन 2 आगे लगा देंगे। 2 आगे लगाया तो 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 लगाएंगे तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 4 हो गया आयरन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, आयरन को अपन को 4 करना पड़ेगा। इस तरीके से दोनों ओर, यानी ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के दोनों ओर ये क्रियाकारक और ये उत्पाद, दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लें, आयरन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 6 है, टोटल हो गए 10। क्रियाकारक में टोटल एटॉम कितने हो गए? 10। और यहाँ पर आप देखें, उत्पाद में भी देखें, 4 आयरन के और 6 ऑक्सीजन के, टोटल हो गए 10। इस तरीके से उत्पाद में और क्रियाकारक में दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो है यहाँ पर देखेंगे। अब देखो, इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय प्रकृति है। इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय प्रकृति है। आपको बता दूं, इसका अगर हमें प्रयोगशाला में अगर परीक्षण करना हो तो हम इस प्रकार करेंगे। हम क्या करेंगे, एक परखनली लेंगे, और इसी परखनली के अंदर हम आधे से ज्यादा पानी भर देंगे।
ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो लोह जंग है उसको इसके अंदर डाल देंगे, लोह जंग जो है उसको इसके अंदर डाल देंगे। जैसे लोह जंग को आप इसके अंदर डालोगे, ठीक है ना, तो डालने के बाद कुछ देर तक इसको आप जो है परखनली को हिलाकर जो है इसके अंदर, जैसे आप लिटमस पेपर को डालोगे, इस प्रकार लिटमस पेपर को आप इसके अंदर डालोगे, बारी बारी से पहले नीला डालना, फिर उसके बाद में लाल डालते हैं। जब हम नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, परंतु जैसे ही हम लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति है। ठीक है, ये ध्यान दें, क्षारीय प्रकृति का ये है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जिस प्रकार लोहे पर जंग लगता है उसी प्रकार कॉपर पर भी जंग लगता है। कॉपर पर जंग लगना, कॉपर पर जंग लगना, हम कॉपर के ऊपर जंग लगने की बात करेंगे। आपको बता दूं, कॉपर जो होता है लोहे की तरह, अगर इस कॉपर को भी अगर हम वायु में खुला छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कुछ मात्रा में इसमें CO2 भी क्रिया करती है। कैसे, देख लो, ये ऑक्सीजन CO2 भी इसमें क्रिया करेगी और वही वायुमंडलीय नमी की उपस्थिति में ठीक है, जैसे इसके साथ क्रिया होगी तो जो है इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड व कॉपर कार्बोनेट के एक मिश्रण तैयार होंगे। कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट का एक संयुक्त मिश्रण प्राप्त होगा और ये जो मिश्रण बना है, यह मिश्रण आपको बता दूं हरे रंग का होता है। किस प्रकार का होता है, हरे रंग का होता है। ठीक है, और ये जो होता है लाल भूरे रंग का होता है, लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है ना, ये हरे रंग का मिश्रण है। इस मिश्रण का भी इस तरीके से हम परीक्षण करेंगे। तो जैसे हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी इस तरीके से एक परखनली लेंगे और इसके अंदर हम पानी डालकर इसके अंदर पानी डालेंगे। ठीक है, पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इस हरे मिश्रण को हम इसके अंदर डाल देंगे। जो मिश्रण लिया ना ये पूरा, इस मिश्रण को हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है ना, और फिर उसके बाद हम लिटमस पेपर को डालेंगे, बारी बारी से लाल को डालेंगे और फिर उसके बाद में नीले लिटमस पेपर को डालेंगे। जब हम लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। परंतु जब हम नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो एक प्रकार से देखा जाए क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन, आपको बता दूं मैग्नीशियम रिबन जो होता है Mg, उस Mg को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह चमकदार लो के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट कलर की इसमें क्या बनती है, राख बनती है। ध्यान दें, व्हाइट कलर की इसमें राख बनती है। ठीक है, सफेद रंग की इसमें राख बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ध्यान दें, अगर इसी राख को भी हम इस तरीके से अगर जो है, अगर कांच की परखनी लेकर और पानी डालकर उसमें इसको हम जब इसका परीक्षण करें तो इसकी भी प्रकृति कैसी आएगी, क्षारीय ही आएगी। अर्थात हम कह सकते हैं धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये तो हो गया अपने जो है धातुओं की ऑक्सीजन के साथ होने वाली क्रिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट लेते हैं अपन अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ होने वाली अभिक्रिया। अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ होने वाली अभिक्रिया।
बी पार्ट है अधातु के ऑक्सीजन के साथ होने वाली अभिक्रिया। जिस प्रकार धातु ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है, वैसे अधातु भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बिल्कुल जो है धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ये भी धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। आपको बता दूं, साथ में इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। कैसे? जैसे सल्फर को जब हम, इसका एग्जांपल देख ले आप, सल्फर को जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, SO2 गैस बनती है। और इसी SO2 गैस को, ये गैस है, इसी SO2 गैस को हम किसी एक कांच के बीकर में स्टोर करें। इस तरीके से एक कांच का बीकर है और जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। कांच के बीकर में अगर हम इसको स्टोर करें, ढक्कन खोलकर, और उसके बाद में इसको हम स्टोर करें, तो ऐसी स्थिति में आपको बता दूं, ठीक है ना, इस तरीके से इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है ना। पहले इसको डालकर फिर उसके बाद में इसको वापस ढक्कन लगा देते हैं, तो SO2 जो है इसके अंदर आ जाती है, SO2 गैस। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर पानी डालते हैं, H2O डालते हैं, जल, फिर वापस ढक्कन बंद कर देते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है कि ये जो SO2 है ये जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान दें। इस तरीके से हम कह सकते हैं इसकी भी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक है, ये ध्यान दें। इसके लिए हम परीक्षण कर सकते हैं। अगर हम इस सल्फ्यूरस अम्ल के विलयन में, ठीक है ना, अगर नीला और लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो लाल लिटमस पेपर जो होता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु नीला लिटमस पेपर जो होता है वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा, अर्थात इसकी क्या होती है प्रकृति? क्षारीय प्रकृति हो जाती है, ठीक है। तो ये मेन चीज है, ध्यान दें इस तरीके से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया है जल के साथ होने वाली अभिक्रिया। धातु व अधातु की जल के साथ अभिक्रिया, धातु व अधातु की जल के साथ होने वाली अभिक्रिया। ध्यान दें, आपको बता दूं, सबसे पहले अपन धातु के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन जो है अधातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु की अगर मैं बात बताऊं तो जितने भी धातु होते हैं वो जल के साथ में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, परंतु अधिकांश धातु ऐसे होते हैं, देखो आपको बता दूं, ये जो है धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। और साथ में ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को भी मुक्त करते हैं, साथ में हाइड्रोजन जो गैस है उसको भी ये क्या करेंगे? मुक्त करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दें आप। आपको बता दूं, अधिकांशतः जितने भी धातु है वो जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं, परंतु कुछ धातु ऐसे हैं जैसे सोडियम है, वो जल के साथ अति तीव्रता से अभिक्रिया करता है, क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील धातु है वो। जैसे आप देख लें, ये सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? मुक्त करेगा। अभिक्रिया को संतुलित करके देखते हैं। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ क्या 2 है, इसके आगे लगा दो 2, हाइड्रोजन कितने हुए? 2,
2, ऑक्सीजन कितना 1 1, ठीक है, यह अभिक्रिया संतुलित हो गई, ठीक है। अब आप देखें यहां पर जो ये हाइड्रोजन गैस निकली है, ठीक है ना, तो ये एक अत्यधिक क्रियाशील है, इसलिए कहा जाता है कि इसको जल में नहीं रखा जाता बल्कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये ध्यान दें। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं अधातुओं के। अधातु जितने भी होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये ध्यान देना, जल के साथ इनकी अभिक्रिया नहीं होती है। थोड़ा सा ध्यान दें, ये वायुमंडल में अगर इनको खुला छोड़ा जाए तो ये अत्यधिक, वैसे तो देखा जाए तो अधातु जो होते हैं जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है ना। और जैसे फास्फोरस है तो ये फास्फोरस P, ये वायु की उपस्थिति में तेजी से जल उठता है, ठीक है ना, तेजी से तीव्रता से गर्म हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें आप इस टॉपिक को इस तरीके से, अच्छी तरीके से, ठीक है ना, ये ध्यान दें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए इनको अपन जो है जल में स्टोर करके रखते हैं, जल में इनको रखते हैं, ठीक है ना, परंतु इनको जो है जल में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें।